सभी शिक्षार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पीडी पाठक द्वारा रचित एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 10 आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये प्ले और प्लेवे मतलब खेल व खेल प्रणाली पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ और इसकी परिभाषा देखने वाले हैं। तो सामान्य स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं उनमें खेल की प्रवृत्ति जो है वो सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। नालंदा विशाल शब्द सागर के अनुसार खेल का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है कि चित्त की उमंग या मन बहलाव या फिर व्यायाम के लिए इधर उधर उछल कूद दौड़ धूप या कोई साधारण करते ही खेल है। कि खेल में क्या होता है या तो बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं या कोई साधारण काम करते हैं या मन बहलाने के लिए कुछ कार्य करते हैं या व्यायाम करते हैं, वो सभी खेल की श्रेणी में आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने खेल का अर्थ निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा व्यक्त किया है। सबसे पहले हम बात करें मैकडूगल महोदय की। तो मैकडूगल महोदय ने कहा कि खेल स्वयं अपने लिए क्या खेल जो है वो अपने स्वयं के लिए की जाने वाली एक क्रिया है या खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं होते है या जिसका कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता है। तो ये एक स्वयं द्वारा की जाने वाली एक क्रिया है जो निरुद्देश्य होती है। यह मैकडूगल महोदय ने बताया है। हरलोक महोदय ने बताया है कि अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उसे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है वही क्या है, खेल है। तो हरलोक ने खेल की परिभाषा क्या दी है कि अंतिम परिणाम का विचार किए बिना, कि हम रिजल्ट का विचार नहीं करते कि क्या रिजल्ट आएगा और कोई भी कार्य करते हैं और उससे हमें जो आनंद प्राप्त होता है वही क्या है, खेल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार खेल की परिभाषा है कि खेल की उस क्रिया के रूप में परिभाषा की जा सकती है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिसे वह करना चाहता है वही क्या है, खेल है। फिर हम देखें खेल की विशेषताएं। तो खेल की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है खेल जो है वो एक जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। खेल जो है वो अर्जित नहीं होता है बल्कि ये जन्मजात और स्वाभाविक होता है। खेल स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता है, किसी दूसरे द्वारा इसके अंतर्गत हमें प्रेरणा नहीं दी जाती। खेल जो है स्फूर्ति और आनंद प्रदान करता है। इससे क्या है, इससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। खेल में कुछ सीमा तक रचनात्मकता होती है कि खेल में हम कुछ कभी कभी ऐसे कार्य भी कर देते हैं जो रचनात्मक होते हैं। खेल का क्रिया के सिवा और कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। तो खेल में सिर्फ क्रिया की प्रधानता होती है और कोई भी उद्देश्य उसमें निहित नहीं होता है। भाटिया के अनुसार खेल जो है वो स्वयं खेल के लिए ही खेला जाता है, ना कि किसी और कार्य के लिए। क्रो एंड क्रो ने कहा कि खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है, कि इस खेल के द्वारा बालक की सारी जो रुचियां हैं, जो पसंद है, उनका ध्यान केंद्रित उन पर वो ध्यान केंद्रित कर लेता है। ड्रेवर महोदय ने लिखा है कि खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है। तो ये तो खेल की 8 विशेषताएं हो गई। अब हम खेल और कार्य में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। खेल का उद्देश्य मनोरंजन पूर्ण होता है, जबकि जो कार्य है उसका उद्देश्य मनोरंजन पूर्ण नहीं होता, बल्कि हमें उसका जो रिजल्ट है वो इसमें प्राप्त करने की इच्छा हमें रहती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार
खेल का उद्देश्य उसकी क्रिया में ही निहित रहता है, जबकि कार्य का उद्देश्य उसकी किसी भावी बात में निहित रहता है। फिर अगला अंतर देखें, खेल का संबंध साधारणतः काल्पनिक जगत से होता है, कि यह वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक जगत से होता है, जबकि कार्य क्या होता है, यह वास्तविक जगत से इसका संबंध होता है। खेल आयु बढ़ने के साथ साथ कम होते जाते हैं, जबकि कार्य क्या होता है, वो आयु बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ता जाता है, उसमें वृद्धि होती जाती है। जब आप देखेंगे कि जो बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ खेलना ही जानता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी कार्य में रुचि होने लग जाती है और वो खेल प्रणाली को भूल जाता है। खेल से केवल खेलने वाले को ही लाभ होता है, कि इसमें जो खेलता है स्वयं उसी को लाभ प्राप्त होता है, जबकि कार्य में क्या होता है, दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त होता है। जैसे कोई बच्चा खेलता है तो केवल उसे ही आनंद आता है, और जब वो घर के काम करता है तो उसके परिवार वालों को इसका लाभ मिल जाता है। खेल से आनंद प्राप्त होता है और कार्य से आनंद प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। खेल बंद करवाने से बालक में क्रोध और दुख पैदा होता है, जबकि कार्य बंद करवाने से बालक में भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, कि क्रोध और दुख उसमें उत्पन्न नहीं होता। इसमें तो क्या होता है, खुशी मिलती है कि अब हमें थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए। जैसे मान लो आपसे कोई, आप बच्चे हैं और आप खेल रहे हैं, तो आपसे घर वालों ने खेल बंद करवा दिया तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और आप जब आप बड़े हो गए, आपको खेतों में काम पर लगवा दिया और आपको बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब थोड़ा आराम कर लो, खाना खा लो, तब आप क्या करोगे, बहुत खुशी अनुभव करोगे, क्योंकि आपको उसमें थोड़ी देर आराम ज़रूर मिलता है। अगला अंतर है, खेल में बालक किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं करता। खेल में क्या होता है, बालक स्वतंत्र रहता है, जबकि कार्य में वो बंधन का अनुभव करता है, क्योंकि उससे जो बताया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, तो वो उसकी सीमा में बंद करी उस कार्य को कंप्लीट करता है। यही खेल और कार्य में अंतर है। अगला अंतर हम देखें रोस महोदय के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि खेल बालक की स्वयं की इच्छा पर ही निर्भर रहता है, जबकि जो कार्य होता है वो दूसरे की इच्छा पर आश्रित या निर्भर रहता है। अगला ड्रेवर महोदय के अनुसार अंतर है कि खेल में क्रिया का महत्व है स्वयं क्रिया में ही होता है, जबकि कार्य में क्रिया का महत्व जो है वो किसी अन्य बात में निर्भर होता है। हम ऊपर लिखित पंक्तियों में सामान्य रूप से खेल और कार्य में पाए जाने वाले अंतर को अक्षरबद्ध करने की हमने चेष्टा की है, और इसके समर्थन में कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचारों को भी हमने अंकित किया है। पर यथार्थता यह है कि खेल और कार्य के मध्य विभाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों ही सीमाएं जो हैं वो एक दूसरे को आच्छादित करती हैं, एक दूसरे पर अतिक्रमण करती हैं। इसका कारण यह है कि जो एक व्यक्ति के लिए कार्य है वही दूसरे व्यक्ति के लिए खेल बन जाता है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें तो देखेंगे कि प्राचीन वस्तुओं का संग्रह बालक के लिए खेल होता है, जबकि जो एक वयस्क व्यक्ति है उसके लिए ये प्रिय व्यापार और उसको बेचने वालों के लिए ये कार्य हो जाता है। तो एक ही वस्तु किसी के लिए खेल है, किसी के लिए व्यापार है और किसी के लिए वो कार्य है। इसी प्रकार चित्रकला एक युवक के लिए मनोरंजन का साधन है, पर यदि वह उसको अपनी जीविका का आधार बना लेता है तो वो उसके कार्य का रूप धारण कर लेती है। यही बात चित्रकला में आई है और यही बात प्राचीन वस्तुओं में आई है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये देख सकते हैं कि खेल और कार्य में स्वयं उनके कारण नहीं वरन
उनके प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण के कारण अंतर होता है। हरलोक महोदय का मत है कि अनेक व्यक्ति कार्य और खेल में अंतर करने का प्रयास करते हैं, पर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिनको केवल कार्य या खेल कहा जा सके। वह क्रिया है, कार्य है या खेल, यह उसके प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण पर यह निर्भर रहता है। फिर हम बात करें खेल के कितने प्रकार होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनके सब खेलों को दो भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। इन दोनों प्रकार के खेलों के आधार पर कार्ल ग्रोस ने बालोपयोगी खेलों का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ हम 5 प्रकार के खेल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परीक्षणात्मक खेल। इस परीक्षणात्मक खेल में क्या होता है, बालक वस्तुओं को उलट पुलट करके देखता है। उलट पुलट मतलब उसको इधर उधर चारों तरफ से उसको देखता है या उनका परीक्षण करता है, उसका निरीक्षण करता है। इन खेलों का आधार जिज्ञासा की प्रवृत्ति को माना जाता है और ये खेल जो होते हैं ये व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं। यहाँ आपने देखा कि 2 श्रेणियाँ हैं खेलों की, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। तो जो परीक्षणात्मक खेल है ये व्यक्तिगत श्रेणी में आता है। फिर दूसरा है गतिशील खेल। गतिशील खेल में क्या होता है कि गतिशील खेल के खेलों में दौड़ भाग, उछल कूद ये सब क्रियाएं आती हैं। ये खेल शरीर की जो गति है उसका विकास करता है और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की श्रेणी में गतिशील खेल आता है। फिर हम देखें रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेलों में बालक क्या करता है, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है और उनको ध्वस्त करता है, मतलब उसको मिटा देता है। जैसे कि रेत या मिट्टी के पहाड़, घर, टीले आदि बनाना और फिर उनको बिगाड़ना। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी से तरह तरह की आकृतियाँ बनाते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उनको तोड़ देते हैं। यही रचनात्मक खेल की श्रेणी में आता है। इन खेलों का आधार रचनात्मकता की प्रवृत्ति है और ये खेल भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। फिर है लड़ाई के खेल। लड़ाई के खेलों में हार जीत के खेलों को स्थान दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी, ये सभी क्या हैं, लड़ाई के खेल हैं और इसमें एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। इन खेलों का सामान्य आधार जो होता है वो प्रतियोगिता या युद्ध प्रियता होती है और ये खेल जो होते हैं ये साधारण सामूहिक होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ना होकर ये केवल सामूहिक होते हैं। अगले जो खेल हैं वो हैं बौद्धिक खेल। बौद्धिक खेलों का जो संबंध होता है वो बुद्धि से होता है। जैसे चौपड़, शतरंज, पहेलियाँ, ये सभी बुद्धि पर आधारित होते हैं। ये खेल बुद्धि का विकास करते हैं और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों श्रेणियों में आते हैं। फिर हम ये तो 5 मुख्य प्रकार के खेल हो गए। अब हम बात करें अन्य प्रकार के जो खेल हैं। तो हरलोक महोदय ने विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के कुछ अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण खेलों का उल्लेख यहाँ किया है। सबसे पहले हम देखें स्वतंत्र ऐच्छिक खेल। स्वतंत्र ऐच्छिक खेल जो हैं वो सबसे प्रारंभिक खेल माने जाते हैं और बालक इनको अकेला एवं जब तक चाहता है तब तक वो उनको खेलता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। वह इन खेलों को अपने शरीर के अंगों या खिलौनों के द्वारा खेलता है। दूसरे हम देखें झूठ मूठ के खेल। झूठ मूठ के खेलों में बालक किसी वयस्क के समान कार्य या व्यवहार करता है कि जो बच्चा होता है वो बड़े व्यक्ति की तरह कार्य करता है और व्यवहार करता है। वह विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न नाम रखता है और स्वयं उनसे बातें करता रहता है। तो ये झूठ मूठ के खेल होते हैं। अगले हैं माता पिता संबंधी खेल। माता पिता संबंधी जो खेल हैं उनमें बालक अपनी
प्रारंभिक अवस्था में अपने माता पिता के साथ खेलता है, जैसे कि आँख मिचौनी, जैसे छुपम छुपाई होती है ना, वो आँख मिचौनी है। फिर अगले जो खेल हैं वो होते हैं संवेगात्मक खेल। संवेगात्मक खेलों में बालक विभिन्न संवेगों का अनुभव करता है, उनको महसूस करता है और उनके अनुरूप वो अभिनय मतलब अपना शारीरिक प्रदर्शन करता है। जैसे उसने किसी नाटक को देखकर वीरता का अभिनय वो करता है। तो ये तो हो गए खेलों के प्रकार। अब हम खेलों से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी बातें करें तो इसमें बालक जो है, बालक में खेलने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, वह क्यों खेलता है और वह क्यों खेलना चाहता है, ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं और इन प्रश्नों पर विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों ने विचार करके कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें मुख्य सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत आता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत संभवतः सबसे प्राचीन है और इसके प्रतिपादक जो हैं वो जर्मन कवि स्किलर और अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को शिलर और स्पेंसर का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालक को निरंतर और निरुद्देश्य खेलते देखकर इन विद्वानों ने अपना निष्कर्ष निकाला कि वह कार्य से बची हुई अपनी शक्ति का खेल में प्रयोग कर रहा है। और इसकी पुष्टि करते हुए नन महोदय ने लिखा है कि खेल जो होते हैं वो साधारणतः अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। आधुनिक युग में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। स्किनर और हरमन महोदय ने इसके 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है बीमार बालक में अतिरिक्त शक्ति बिल्कुल नहीं होती, फिर भी वह उस खेल को खेलता है। बहुत से खेल अतिरिक्त शक्ति चाहने के बजाय शक्ति प्रदान करते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक की खेल संबंधी रुचियां जो हैं वो बदल जाती हैं। पूर्व अभिनय का सिद्धांत। पूर्व अभिनय के सिद्धांत के प्रतिपादक मेलब्रांच और मुख्य समर्थक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल ग्रोस माने जाते हैं। कार्ल ग्रोस के अनुसार बच्चे के भावी वयस्क जीवन की तैयारी करने की आंतरिक प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। गुड़िया में खेलने वाली बालिका कि गुड़ियों से जो बालिकाएं खेलती हैं वो अज्ञात रूप से बच्चे की देखभाल करने का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, कि वो जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को रखा जाता है वैसे ही जो लड़कियां हैं वो गुड़ियों को संभाल कर रखती हैं। और जैसे बच्चे को चोट लगने पर उनको माता पिता संभालते हैं, वैसे ही वो गुड़िया को भी अपनी गोद में लेकर उनको खाना खिलाना चाहती है, उसके साथ खेलना चाहती है। फिर आगे है आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह तो मानते हैं कि बालक में खेलने की जो आंतरिक प्रवृत्ति होती है, पर वे यह नहीं मानते हैं कि वह खेल द्वारा ज्ञात या अज्ञात रूप में वयस्क जीवन की तैयारी करता है। स्किनर व हरमन महोदय के अनुसार उनका तर्क यह है कि बालक खेल के द्वारा अनेक बातें सीखता है, पर वह ज्ञात या अज्ञात रूप से सीखने के लिए बिल्कुल नहीं खेलता। अगला जो सिद्धांत है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक जे स्टैनली हॉल माने जाते हैं और हॉल के अनुसार बालक अपने खेलों में प्रजातीय अनुभवों की पुनरावृत्ति वो करता है। दूसरे शब्दों में वह अपने खेलों द्वारा अपने पूर्वजों के उन सब कार्यों को दोहराता है जो वो आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार के कुछ कार्य हैं दौड़ना, लड़ना, पत्थर फेंकना। तो ये पूर्वजों से चलते आ रहे कार्य को वो सीखता है। और वृक्षों पर चढ़ना। इस सिद्धांत को कुछ समय तक स्वीकार किया गया, पर अब इसका त्याग
कर दिया गया है। इसका कारण बताते हुए क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि अब यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि बालक अर्जित लक्षणों और विशेषताओं को वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं। फिर है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल महोदय हैं। मैकडूगल महोदय के अनुसार खेल का कारण मूल प्रवृत्तियों की परिपक्वता मानी जाती है। दूसरे शब्दों में हम इसकी बात करें तो जब मूल प्रवृत्तियां अपने समय से पहले परिपक्व हो जाती हैं, जब उनकी अभिव्यक्ति खेल द्वारा होती है, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की मान्यता कम होने के कारण इस सिद्धांत की भी मान्यता कम हो गई। अगला सिद्धांत है पुनः प्राप्ति का सिद्धांत। पुनः प्राप्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक बर्लिन निवासी लेजर्स महोदय हैं और उनके साथ समर्थक GTW पैट्रिक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार खेल द्वारा शक्ति की पुनः प्राप्ति होती है। खेल इसलिए खेला जाता है जिससे कि व्यक्ति उस शक्ति को फिर से प्राप्त करना चाहता है और जो उसने कार्य करते समय थकने के कारण नष्ट कर दी थी, तो वो दोबारा उस शक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए बालक कार्य करने के बाद में खेलना पसंद करता है ताकि उसका जो थकान है वो मिट जाए। इस सिद्धांत को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण बताते हुए BN झा ने लिखा कि बालक केवल खेल के लिए अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। यह सिद्धांत हमें इसका कोई कारण नहीं बताता। खेल कार्य से विश्राम देता है, इसलिए इस सिद्धांत को विश्राम सिद्धांत भी कहा जाता है। कि जो पुनः प्राप्ति का सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम है विश्राम सिद्धांत। अगला है परिष्कार का सिद्धांत। परिष्कार जो शब्द है ये यूनानी दार्शनिक अरस्तु की एक पुस्तक से लिया गया है, मतलब ट्रेसिया। इसका अर्थ होता है परिष्कार या शुद्धि। बालक वंशानुक्रम के द्वारा अपने जंगली पूर्वजों की प्रवृत्तियां प्राप्त करता है। खेल इनको बाहर निकालने या बालक का परिष्कार करने का एक साधन माना जाता है। रोस के अनुसार खेल की क्रिया परिष्कार करती है, पर कुछ अवरुद्ध प्रवृत्तियों और संवेगों को बाहर निकालने का मार्ग वो प्रदान करती है, जिनको बाल्यकाल या वयस्क जीवन में पर्याप्त प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं मिल सकती। हमने खेल के जिन सिद्धांतों की चर्चा की है वे खेल की व्याख्या अवश्य करते हैं, पर यह व्याख्या अपूर्ण और एकांगी मानी जाती है। इसलिए आधुनिक युग में इनमें से किसी को भी स्वीकार न किया जाकर जॉन डेविड के सिद्धांत को साधारणतः स्वीकार किया जाता है। उनके खेल को जीवन मानकर जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रियाशीलता जीवन का सार है। व्यक्ति की क्रिया अनेक रूपों में व्यक्त की जा सकती है। बालक के जीवन का मुख्य कार्य खेल है। इस प्रकार डेवी ने खेल की व्याख्या जीवन की क्रियाशीलता के आधार पर प्रकट की है। अब हम देखने वाले हैं बालक के लिए खेल का क्या महत्व है। खेल का क्या महत्व है, तो इस संबंध में क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि स्वतंत्र क्रिया जो तुलनात्मक रूप में निरुद्देश्य जान पड़ती है, मतलब जिसका कोई उद्देश्य ना हो, बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक अंग को वो प्रभावित करती है। तो यही बालक के लिए खेल का महत्व है। तो हम आगे खेल जो है वो बालक के प्रत्येक अंग को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका वर्णन हम देखने वाले हैं। पहला है शारीरिक महत्व। खेल से बालक में होने वाले शारीरिक लाभ
कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें भौतिक वातावरण का ज्ञान बालक को प्राप्त होता है, रक्त का स्वतंत्र संचार खेलों के माध्यम से होता है, शारीरिक बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति बालक को होती है, शारीरिक अंगों और मांसपेशियों की सुडौलता, वो सुडौल बन जाते हैं और रोगों से बचने की क्षमता भी बालक में आ जाती है। फिर मानसिक विकास में क्या महत्व है वो देख लेते हैं। खेल से बालक में होने वाले मानसिक लाभ इस प्रकार हैं। एक तो इसमें भाषा का विकास होता है, मानसिक थकान का अंत होता है, मानसिक संतुलन की क्षमता उत्पन्न होती है, नए विचारों और परिस्थितियों का ज्ञान होता है, तर्क, स्मृति, कल्पना, चिंतन आदि शक्तियों का विकास होता है। फिर हम देखें सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व ये क्या है? खेल से बालक को होने वाले सामाजिक लाभ इस प्रकार के हैं। एक तो सामाजिक व्यवहार का ज्ञान है, दूसरों की इच्छा का सम्मान है, सामाजिक संपर्क की इच्छा की पूर्ति है, आत्महित से समूह हित को श्रेष्ठता मिलती है, सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता, नेतृत्व, आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व, निस्वार्थता आदि गुणों का विकास बालक में होता है। फिर संवेगात्मक रूप से क्या महत्व है? खेल से बालक में होने वाले संवेगात्मक लाभ निम्न प्रकार से हैं। इसमें दिवास्वप्न देखने की आदत का अंत हो जाता है, संवेगों का नियंत्रण करने की क्षमता उत्पन्न होती है, लज्जा, कायरता, बचपन, चिड़चिड़ापन आदि दोषों का निवारण इसमें होता है। स्किनर व हैरीमैन के अनुसार खेल जो है वो संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देते हैं। फिर है व्यक्तित्व महत्व। व्यक्तिक महत्व क्या है कि खेल से बालक को होने वाले व्यक्तिक लाभ इस प्रकार के हैं। प्रकृतिदत्त योग्यता का विकास होता है, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के कारण व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है। फिर है नैतिक महत्व। खेल से बालक को होने वाले नैतिक लाभ इस प्रकार हैं। उचित अनुचित का ज्ञान होता है, समूह के नैतिक स्तरों को मान्यता मिलती है, ईमानदारी, सत्यता और आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण होता है, सुख और दुख में समान भाव का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, विचारों, इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हरलोक के अनुसार बालक के नैतिक प्रशिक्षण में खेल एक सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। फिर शैक्षिक शिक्षा में क्या महत्व है? खेल से बालक को होने वाले शैक्षिक लाभ इस प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलने के कारण उनके आकार, रंग, बनावट, उपयोगिता का ज्ञान होता है। खोज और संचय द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है। रेडियो, चलचित्र, संग्रहालय द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति होती है। आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। बाल अध्ययन में क्या सहायता है मिलती है खेल के द्वारा वो हम देखते हैं। खेल जो है वो बाल अध्ययन में अग्रलिखित प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। बालक के खेलों को देखकर उसमें सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है। बालक की अपने संबंध में धारणा है कि वह क्या चाहता है। बालक की रुचि और विशेष योग्यता का ज्ञान उसको होता है। खेल द्वारा चिकित्सा। खेल द्वारा अग्रलिखित प्रकार की चिकित्सा भी होती है। मानसिक और संवेगात्मक संतुलन खोने वाले बालक की खेल द्वारा चिकित्सा की जाती है। बालक को भय, क्रोध, निराशा, मानसिक द्वंद्व आदि से मुक्त करने के लिए स्वतंत्र खेलों का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। चिकित्सालयों में मानसिक रोगियों की मनोरंजनपूर्ण चिकित्सा की जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक तनाव को दूर करने के लिए खेल का महत्व है। खेल द्वारा चिकित्सा के प्रयोग से सिद्ध हो जाती है। शिक्षा में खेल प्रणाली। यद्यपि खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल महोदय को माना जाता है, पर आधुनिक युग में हेनरी कोल्डवेल कुक का संबंध संभवतः पहला व्यक्ति माने जाते हैं जिनसे बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया है। इस प्रणाली में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए कोल्डवेल ने लिखा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि
खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना होता है। कॉल्डवेल कुक ने ही बताया है कि बालक कार्य को पूर्ण हृदय से तभी कर पाता है जब वह खेल के द्वारा उसको करता है। अतः उसके प्रत्येक कार्य के लिए खेल की विधि को अपनाना अनिवार्य है। खेल द्वारा किए जाने वाले कार्य से बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। उनके कार्य और विचार में सामंजस्य स्थापित होता है और वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रकार कॉल्डवेल ने शिक्षण की एक नई विधि शुरू की जिसे खेल विधि या खेल प्रणाली कहा जाता है। इस विधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए ह्यूजेज ने लिखा है कि वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेलों में पाई जाती है, प्राय यह खेल विधि कहलाती है। आगे हम बात करें तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ खेलों पर आधारित शिक्षण विधियाँ दी जा रही हैं, जिसमें पहली विधि है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन जो पद्धति है इसके प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय माने जाते हैं और इस पद्धति में बालक को खेल, गीतों और उपहारों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इन गीतों के आधार पर शिशु खेल और शिशु कार्य हैं। तो इन गीतों का जो आधार है वो शिशु खेल और शिशु कार्य माने जाते हैं। उपहारों में कई प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे ऊन की गेंदें, लकड़ी का गोला, त्रिकोणीय तख्तियाँ, चतुर्भुज, ये सभी क्या हैं, उपहारों की वस्तुएं हैं। अगला जो पद्धति है वो है मोंटेसरी पद्धति। इस पद्धति के प्रतिपादक नाम से पता चलता है मेरिया मोंटेसरी है और इस पद्धति में बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षरों, अंकगणित, रेखागणित, इन सभी का ज्ञान वह प्राप्त करता है। खेल ही उसकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करता है। अगली जो पद्धति है वह है ह्यूरिस्टिक पद्धति। इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्ट माने जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये ह्यूरिस्टिक पद्धति प्रतिपादित की गई और इस पद्धति में बालक शिक्षण, निरीक्षण यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञान का अर्जन करता है। नन महोदय का कथन है क्योंकि ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषण की स्थिति में रखना है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक खेल विधि है। अगली विधि की बात करें प्रोजेक्ट पद्धति है। तो इस प्रोजेक्ट पद्धति के प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक माने जाते हैं। तो इस पद्धति में क्या होता है, बालक किसी योजना को व्यक्ति या सामूहिक रूप से पूर्ण करता है, जैसे कि मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी पढ़ाना और सुनना, ये सभी प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आते हैं। अगली जो पद्धति है वो है डॉल्टन पद्धति। डॉल्टन पद्धति के प्रतिपादक मिस हेलन पार्क हर्स्ट माने जाते हैं। इस पद्धति के अनुसार कार्य करते समय बालक के ऊपर समय सारणी, कक्षा नियमों, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं एवं विभिन्न विषयों के निर्दिष्ट घंटों का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। फिर है अन्य शिक्षण पद्धतियाँ। खेल पर आधारित अन्य शिक्षण पद्धतियों में बातें करें तो बेसिक शिक्षा की गरीब जो योजना है ये भी खेल पद्धति है और बिनेटिका योजना जो है ये भी एक खेल पद्धति है। बेसिक गरी योजना ये गैरी द्वारा प्रतिपादित योजना है और बिनेटिका योजना है ये बिनेटिक महोदय द्वारा प्रतिपादित पद्धति है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो चुका है और इस अध्याय से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चनों का रफ नोटबुक में हल लिखने का प्रयास करें और अगर आपको एक बार में ये नहीं आते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें और कोशिश करें कि आप इनके उत्तर अधिक से अधिक लिख सकें। ये जो बुक है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।